यूएपीए के तहत उमर खालिद और दीगर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली हुकूमत और एमएचए ने इजाज़त दे दी है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने फसाद के मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। जल्द ही दिल्ली फसाद मामले में स्पेशल सेल उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा। यूएपीए के तहत गिरफ्तार उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इस पूरे मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा यूएपीए के तहत चलाया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे तमाम लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था और इनका आरोप था कि ये दिल्ली दंगाओं के दौरान तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि इसी पूरे मामले में जल्द ही स्पेशल सेल अब दोनों लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर सकती है। लेकिन दिल्ली दंगों के मामले में ये बड़ी खबर फिलहाल यही है कि दिल्ली सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत उमर खालिद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति दे दी है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरी तरमीमी कानून पर मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कहा कि मुल्क में यह कानून ज़रूर नाफिज होगा। उन्होंने बंगाल हुकूमत पर खुशामद की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बंगाल में 3 तरह के कवानीन नाफिज हैं, एक भतीजे के लिए, दूसरा वोट बैंक के लिए और तीसरा आम लोगों के लिए। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के अवाम ने लेफ्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा किया है, अब बीजेपी को मौका देंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के मुतालबे को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन के धरने का ये दूसरा दिन है। आज 2 खवातीन ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। मुलाजमीन की मांग है कि गुज़श्ता 6 महीनों की तनख्वाहें फ़ौरन अदा की जाएँ। आज हड़ताल के मकाम दरियागंज पर वक्फ बोर्ड की रुकन रज़िया सुल्ताना पहुंची और उन्होंने मुलाजमीन से मुलाकात की। मुलाजमीन के मसाइल को सुनकर उन्होंने कहा कि वो मुलाजमीन की मांगों की पूरी तरह हिमायत करती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ बोर्ड के सीईओ मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी करवाएं। उन्होंने कहा कि धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लूँगी। उन्होंने भी कहा कि अगर सीईओ ने मुलाजमीन की बात नहीं सुनी तो उनके दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा और उन्हें दफ्तर से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। फरवरी से पूरे हम लोग जितने भी मेंबर हैं बार बार फोन भी कर रहे हैं, उसको कई बार लेटर भी लिख चुके हैं। हमारी सबकी जितने भी हम मेंबर हैं, हमें पूरी हमदर्दी है आप लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ। हमें पता है आपके बच्चों की फीस तक जमा नहीं हो रही, आपके घर में दूध के लिए पैसे तक नहीं है, आपके पास किराए के लिए पैसे नहीं है। तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ, अगर ये फैसला जल्द से जल्द सीओ ने नहीं किया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मिट्टी का तेल लाके आपके बीच में आग लगाऊंगी अपने अंदर, और इसका जिम्मेदार सीओ होगा। सीओ के नाम लेटर लिख के मैं मरूंगी, और मैं किसी भी तरह आपको नहीं चाहती आप परेशान हो। कुल जमाती फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की क़यादत में औरंगाबाद में फ्रांस की इश्तियाल अंगेज़ी और इस्लाम मुखालिफ ज़हनीत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जुमे के बाद हुए इस मुजाहरे में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ज़्यादा भीड़ जमा न होने पाए। इस मौके पर इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करने वाले फ्रांस की अशिया के बाइकआउट की अपील भी की गई। साथ ही हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि वो राफेल सौदा फौरी मनसूख करें और फ्रांस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मसनूआत और परफ्यूम इंडस्ट्री पर पाबंदी आयद की जाए। शुरका ने हुकूमत हिंद की खारजा पॉलिसी पर भी गौर करने और अक़लियतों की मजहबी दिल आज़ारी से इज्तनाब पर जोर दिया है। ये मामले में फ्रांस ने जो हरकत की है और जो अपने स्टैंड पर वो कायम है, सब मुस्लिम ममालिक उसकी तरफ ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने मामले को पीछे ले ले। अगर वो नहीं मानता है तो उसकी अशिया का बैकआउट किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक अपने बड़े बड़े सौदे जो है रद्द करेंगे उससे। भारत ने राफेल जो है वहीं से ख़रीदा है, हम भारत पे भी प्रेशर बनाएंगे कि राफेल के सौदे कैंसिल करें उनसे। इस्लामी में बुनियादी तौर पर कोई कानून इंटरनेशनल बनाया जाए
ऐसा कानून कि जो भी ये हरकत करेगा उसको सज़ा दी जाए। सज़ा क्या होगी, हम भी प्रपोजल रखते हैं कि क्या सज़ा है। इस्लाम का भी एक नज़रिए सज़ा है, हम वो अपना रखेंगे, लेकिन दुनिया भी क्या चाहती है वो भी हम देखना चाहते हैं। कि फ्रांस में जो कार्टून बनाए गए और कार्टून बना करके जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जो है निशाना बनाया गया, बदकिस्मती से 25 करोड़ मुसलमानों को भारत के प्रधानमंत्री ने नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने जो है उनकी सपोर्ट कर दी। यानी ये कि यहाँ पर जो है अमिताभ जी ने मनुस्मृति के सिलसिले में एक अशोभनीय टिप्पणी की तो उन पर केस दर्ज हो गया ऐसा, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का वाक़या फ्रांस में पेश आ रहा है और हमारे जो है डेमोक्रेटिक कंट्री भारत जो है उसका इज़हार आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो है उसका सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत जो है हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अजमेर में फ्रांस के खिलाफ मुजाहरा किया गया। अजमेर के जिला कलेक्टर पर आज शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी की सदारत में मुसलमान जमा हुए और जिला कलेक्टर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम सौंपा। इस मौके पर शहर काजी ने कहा कि गुज़श्ता दिनों जिस तरह से फ्रांस के सदर मैक्रो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये नाकाबिल कबूल है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का आलम पैदा हो गया है और लोग घरों से निकल कर के एहतजाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी एक बड़ा प्लान था एहतजाज करने का, लेकिन कोविड-19 के तहत और दफ़ा 144 का लिहाज करते हुए कानून की खिलाफ वर्जी न हो, तो हमने ये तय किया कि चंद जिम्मेदारान कलेक्टर साहब के पास जाकर के ये विरोध दर्ज कराएं और ये ज्ञापन दें हुकूमत हिंद की जानिब कि ये दूतावास तक पहुंचाएं और वो ये खबर वहां तक पहुंचे। मुंबई साकिना का पुलिस ने जाली पासपोर्ट के मामले में बांग्लादेशी बाशिंदों को गुज़श्ता दिनों मुंबई से गिरफ्तार किया था। पुलिस तहकीक से मालूम हुआ कि इन दोनों का ताल्लुक मालेगांव शहर से रहा है। मालेगांव पुलिस इस वाक़े के बाद जाग गई है। उन्होंने शहर के आधार सेंटर पासपोर्ट बनाने वाले एजेंट्स की तलाशी मुहिम शुरू की। इसी दरमियान पुलिस को एक शख्स की पासपोर्ट इंक्वायरी के वक्त शुबा हुआ। उसके बाद इस आदमी की तलाश शुरू की गई। तब पता चला कि वो शख्स बांग्लादेशी है। पुलिस ने इस बांग्लादेशी शख्स का जन्म दाखिला बनाने वाले, आधार कार्ड बनाने वाले, पासपोर्ट बनाने वाले और इस बांग्लादेशी बाशिंदा समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम को मालेगांव के मकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन तमाम को 4 दिन की पुलिस तहवील में भेज दिया। गिरफ्तार शुदा बांग्लादेशी शख्स का एक साथी जो बांग्लादेश का रिहायशी है वो फरार हो चुका है। मालेगांव शहर में कुछ बाहर के मतलब बांग्लादेशी नागरिक रहने की इंफॉर्मेशन पुलिस को थी। उसकी जांच पड़ताल थाना प्रभारी कर रहे थे। उसके तहत एक आलम अंसारी नाम का इसम, जिसको हमने कब्जे में ले लिया। कर्नाटक में मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने के सिलसिले में किसी भी तरह के अहकामात जारी नहीं किए गए हैं। रियासत के महकमा पुलिस ने इस सिलसिले में तहरीरी बयान पेश किया है। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर बेंगलुरु के सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इत्मीनान का इजहार किया। मौलाना ने यह मुतालबा भी किया कि महकमा पुलिस इस पूरे मामले की शफाफ तरीके से जाँच करे। पुलिस डिपार्टमेंट से मकतूब जारी करने वाले अहलकार के खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस डिपार्टमेंट से भी ख़ास तौर पर डीजी साहब और जितने भी आला हुक्काम हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि जो शख्स ये हरकत किया है वो उस पर भी नज़र करें और उसकी पूरी तहकीक करके उसको सज़ा दें और आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मसला होता है। अगर छोटी भी चीज़ हो जाती है तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है, तो इस वजह से इस पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पुलिस महकमा इस पर काम करेगा। मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने मसाजिद कमेटी को तहलील करते हुए दफ्तरी उमूर के लिए सुपरिंटेंडेंट यासर अरफात को तफवीज़ कर दी है। महकमे अक़लियती फलाह बहबूद के अहकाम को मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी ने ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार देते हुए न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया है बल्कि अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। पेश खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि मसाजिद कमेटी और तनाज़ात का चोली दामन का साथ हो गया है। एक तनाज़ा खत्म नहीं होता कि दूसरा तनाज़ा शुरू हो जाता है।
अभी तक अइम्मा व मोज़नीन की तनख्वाहों का मामला उलझा हुआ था कि रियासती हुकूमत के फरमान से नया तनाज़ा शुरू हो गया है। हालांकि महकमे की जानिब से जारी करदा अहकाम में दफ्तरी उमूर के लिए तमाम इख्तियारात मोहतमिम को तफवीज़ किए गए हैं, मगर मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान ने अहकाम को रूल्स और गजेट नोटिफिकेशन के खिलाफ वर्जी मानते हुए चार्ज देने से इनकार कर दिया। मसाजिद कमेटी के चार्ज को लेकर मसाजिद कमेटी के मोहतमिम यासिर अरफात कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। शासन का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है और उसमें आवश्यक कार्यवाही है तो हमें अग्रेषित किया गया है आदेश। इसकी सूचना हमने सचिव मसाजिद कमेटी और अध्यक्ष मसाजिद कमेटी को दे दी है और उन्होंने आदेश प्राप्त कर लिया है। अब चार्ज का मसला है तो हमने नोटशीट प्रस्तुत कर दी है, जिसे चार्ज दे दिया जाएगा, शासन को सूचित कर दिया जाएगा। मेरे द्वारा सभी समस्त वित्तीय कार्यों पर वित्तीय कार्य संपादन करने पर शासन के आदेश अनुसार रोक लगा दी गई है। कोई भी कार्य अभी पूर्व कमेटी द्वारा नहीं किया जा सकता। मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी SM सलमान का कहना है कि महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद ने जो अहकाम जारी किया है, इससे गजेट नोटिफिकेशन और मसाजिद कमेटी के क़वानीन की खिलाफ वर्जी होती है। इस मामले को लेकर हम अदालत से रुजू करेंगे। तो इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहें नहीं मिल पा रही थी और कल जो हमसे सवाल पूछे गए उसमें हमने कहा कि जो ऑफिसर हैं फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो उसी के रिएक्शन में उन्होंने एक आदेश जारी करा है कि आपकी कमेटी को हमने निरस्त कर दिया है और आपको जिम्मेदारी दी है कि तमाम अध्यक्ष और जितने मेंबर्स हैं उनको सूचित करें आप और किसी और को यहाँ पर चार्ज दे दें। जामिया मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि इसके सेंटर फॉर नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की 2 रिसर्च स्कॉलर मारिया खान और अबगिना साबिर PM रिसर्च फेलोशिप के लिए चुनी गई हैं। उनका इंतखाब PMRF की मई 2020 ड्राइव के लिटरेरी एंट्री ज़ुमरे के तहत किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का औरंगाबाद में सब सेंटर शुरू किया जाएगा और उर्दू को रियासत की दूसरी ज़बान का दर्जा दिया जाए। इस बात का मुतालबा कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र जन जागरण समिति की जानिब से डिविजनल कमिश्नर के तवस्सुत से रियासती हुकूमत से किया गया। कांग्रेस लीडर मोहसिन अहमद की क़यादत में एक नुमाइंदा वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें मुतालबाती मकतूब पेश किया। कांग्रेस लीडर का कहना है कि मराठवाड़ा के पसमानदा तबक़ात की तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए औरंगाबाद में AMU शाख का क़याम वक्त की ज़रूरत है। इसी तरह रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का भी मुतालबा किया गया। मोहसिन अहमद ने उम्मीद ज़ाहिर की कि रियासत की उद्धव ठाकरे हुकूमत अक़लियतों को मायूस नहीं करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी 7 साला तक़रीबात मना रही है। ऐसे में बानी दरसगाह की रिहाइश सर सैयद हाउस की भी तज़य्युनकारी की जा रही है। सर सैयद हाउस में बेगम मुशर्रफ जहां के नाम से एक रोज़ गार्डन बनाया गया है, जिसमें 48 अक़साम के गुलाब के फूल लगाए गए हैं। बेगम मुशर्रफ सर सैयद की बेटे जस्टिस सैयद महमूद की ज़ौजा थीं, उन्हीं के नाम से इसे मंसूब किया गया है। सर सैयद अकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने बताया कि इदारे की 100 साला तक़रीबात के सिलसिले में सर सैयद हाउस के दाखिली गेट को भी दोबारा बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि दिसंबर में जब इदारा अपना 100 साला जश्न मनाएगा तो ये गेट बनकर तैयार हो जाएगा। खूबसूरत गेट बन रहा है जो सर सैयद का एंट्रेंस गेट, सर सैयद हाउस का एंट्रेंस गेट होगा, क्योंकि इसका जो पुराना गेट था वो बहुत बुरी कंडीशन में था। तो ये इंशाअल्लाह दिसंबर के 2nd वीक तक तैयार हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि जो उसका फंक्शन होगा सेंटिनरी सेलिब्रेशन का, उस मौके पर इसका इनाग्रेशन हो जाएगा। दूसरा इसी सिलसिले में एक और अहम काम यह है कि जो ब्यूटिफिकेशन सर सैयद हाउस का हो रहा है, उसकी कड़ी के तौर पर एक रोज़ गार्डन, गुलाब का बाग भी हम लोग पीछे की तरफ लगा रहे हैं, जो जिसके अंदर 48 वैराइटीज़ के गुलाब लगाए गए हैं और इसका भी इनाग्रेशन इंशाअल्लाह दिसंबर में ही होगा। इस बाग को जस्टिस सैयद महमूद की ज़ौजा मुशर्रफ जहां बेगम के नाम से मंसूब किया गया है। तस्नीम रुबा के ज़रिए ख़वातीन को बेदार करने का सिलसिला जारी है। तस्नीम इन दिनों मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाक़ों के दौरे के दरमियान ख़वातीन को कोरोना और सेहत के तई बेदार करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत वो कोलकाता के खुर्दा के
जलियापाड़ा इलाके पहुंची, जहां उन्होंने खवातीन को मास्क और पैड फराहम किए। मकामी खवातीन ने तस्नीम की इस पहल पर खुशी का इजहार किया। ম্যাডাম আমাদের এখানে এসেছেন, আমাদের খুব ভালো লেগেছেন। আমরা পিরিয়ডের সম্পর্কে যা অজানা ছিলাম সেই সম্পর্কে আমরা অনেকে কিছু জানতে পেরেছি এবং তিনি করোনা ভাইরাসের টাইমে এখানে এসে আমাদের মাস্ক দিয়েছেন এবং প্যাড দিয়েছেন। থ্যাংक यू दीदी सो मच। मैडम यहाँ झारखंड से यहाँ तक आए हैं हम लोग को हेल्प करने के लिए, सारे गरीब भाई को हेल्प करने के लिए। कोरोना का टाइम है और मैडम मास्क से हेल्प करी और पीरियड के बारे में बता रही है, जो हम लोगों को जानकारी नहीं था, जो कम नॉलेज थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है और हमें बहुत अच्छा लगा जानकर। पश्चिम बंगाल के खर्दा इलाके में जलियापाड़ा में हूँ और आज मैंने झारखंड से जो अभियान शुरू किया था 25 सितंबर से मासिक धर्म अभियान जो था जागरूकता का, उसको लेकर मैं यहाँ बंगाल पहुँची और मैंने इस जलियापाड़ा में आकर बहुत सारी औरतों और बच्चियों के बीच में जागरूकता का अभियान चलाया और उन लोगों को वो बातें बताई जो शायद उन लोगों को बिल्कुल मालूम भी नहीं था। और मैं कोशिश करी कि इन लोगों को जितना ज़्यादा हो सके जागरूक करूं और मासिक के पीरियड टाइम में जो जैसे भी रहा जाता है ख़ास तौर से ध्यान दिया जाता है और जो भी उन वक्त में हमें केयर करना चाहिए वो सब मैं बताई हूँ। और यहाँ पर मैं समझती हूँ जो इलाका है उसमें जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम बार बार होना चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस रांची के दुरंडा वाक़े हज़रत कुतुबुद्दीन शाह रिसालदार की दरगाह पर उर्स का आगाज़ हुआ है। वहीं दूसरी जानब दरगाह की नई गुंबद के तामीराती कामों की शुरुआत के लिए दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। दरगाह कमेटी के सदर हाजी रऊफ गद्दी ने वाज़ेह किया कि डोरंडा पंचायत के चंद लोगों के जरिए झारखंड हाई कोर्ट में कर्जी दाखिल करके इराक़ के करबला की तर्ज पर गुंबद के तामीराती कामों को रुकवा दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अंग्रेज़ी हुकूमत के वक्त दरगाह को 2 एकड़ 65 डेसिमल ज़मीन फराहम की गई थी। उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने इस ज़मीन को सरकारी ज़मीन बताते हुए तामीराती कामों को बंद करवाया है। लॉकडाउन के अय्याम में उर्दू अखबारात की खरीदो फरोख्त के साथ आमदनी भी मुतासर हुई है। मुंबई और महाराष्ट्र से शाये होने वाले मुतादिद अखबार का प्रिंट एडिशन तातुल का शिकार हो गया है और कई अखबारात की इशाअत महदूद हो गई है। अब ऐसे वक्त में सहाफ़ी तबका उर्दू अखबारात की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर रहा है। हमारे मुंबई नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर खालिद जाहिद से बात की। लॉकडाउन की वजह से जहां आम कारोबार मुतासिर है, वहीं पर लोगों को बाखबर रखने वाले अखबारात भी परेशानी का शिकार हैं। कई अखबारात ऐसे हैं जिनके जो है वो प्रिंटिंग एडिशन बंद हो चुके हैं। ये वाक़या, ये मामला सिर्फ मुंबई का नहीं है, बल्कि मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र का ये मामला है। हमारे साथ खालिद जाहिद साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और उसी के साथ साथ उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बदकिस्मती का लम्हा है, कह नहीं सकते कि क्या गुजर रही है। पिछले 30 साल का तजुर्बात जो है मेरे ये बताते हैं कि इतना उर्दू अखबारात पर ऐसा वक्त कभी भी नहीं आया कि इन हालात से गुजरना पड़े और इस तरह के हालात गुजरे हैं। ये उर्दू वो लैंग्वेज है, अखबारात उस लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने इस मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया था। अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा हाथ जो है उर्दू अखबारात का ही था जिन्होंने सबसे अहम रोल अदा किया है। लेकिन आज वही उर्दू ज़बान की अखबार जो हैं बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इश्तिहारात नहीं है तो प्रिंटिंग बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग जो है वो बग़ैर प्रिंटिंग के ऐसे ही अखबार चला रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं, कहाँ से लाएं, कितना दें, कैसा दें। और इसमें हुकूमत को, सरकार को या जो भी ताजिर पेशा लोग हैं उनको मदद के लिए आगे आना चाहिए था। वो लोग भी आगे आते नज़र नहीं आ रहे हैं। बताइए, हम ये देखते हैं कि आप मुंबई के किसी भी चौराहे पर चले जाएं, वहाँ पर बुक स्टॉल पे आपको उर्दू अखबारात दिखते हैं। अभी भी जो है वो हम देखते हैं कि उर्दू अखबारात स्टॉल पे सजे हुए हैं, लेकिन ख़रीदार जो है वो खाली नज़र आते हैं। तो क्या वजह है इसकी? नहीं, जहाँ तक उर्दू अखबारात की फ़रोख्त का सवाल है, बिलाशुबा उर्दू अखबारात की सेल अच्छी खासी है। मार्केट में लोगों के हाथों में नज़र आता है। कोई भी ख़बर छप जाए तो उस पर तबसरा भी जगह जगह देखने को मिल जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पहले शौक़ लोगों में था कि उर्दू अखबार ख़रीदें, पढ़ें और उस पर तज़करा करें
होटलों में लोग बैठते थे तो उर्दू अखबारात लेके बैठते थे, उस पर चर्चा होता था। होटल वाले खुद उर्दू अखबारात फराहम करते थे। तो मतलब जो अखबारात को फैलाने के ज़राए थे वो ज़राए मजरू हो चुके हैं, वो ज़राए ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए मुझे उर्दू अखबारात का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत मायूस कुन नज़र आता है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हुकूमत से आपको क्या आपका हुकूमत से मुतालबा क्या है? आप जो है हुकूमत की तरफ जो है वो किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि ऐसे वक्त में जब मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ सनत को उभारने के लिए हुकूमत जो है वो पैकेज का ऐलान करी है, तो ऐसे वक्त में जो है वो उर्दू अखबारात की मदद क्या वाकई हुकूमत का फ़र्ज़ ऐन बनता है या कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? भाई, जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है, सरकार कमज़ोर तबक़ात के लिए हमेशा आगे आई है, उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। कमज़ोर तबक़ात में जो भी आपको मालूम है, आदिवासी हैं, ये हैं, वो हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीमें हैं और वो उन स्कीमों पे अमल करते हुए उनको मदद मिलती है, हर तरह के हालात उनको मिल जाते हैं। तो उर्दू अखबारात भी अब उसी दौर से गुज़र रहे हैं कि उनकी हालत ख़राब है। अगर उनके इश्तिहारात नहीं बढ़ाए गए और उन्हें मदद नहीं की गई तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा उर्दू अखबारात को सर्वाइव करने का। उर्दू अखबारात को ज़िंदा रखने के लिए सरकार को आगे आना होगा। इश्तिहारात की तादाद ही नहीं बल्कि जिस कीमत पर वो इश्तिहारात दे रहे हैं वो कीमतें और शरें भी बढ़ानी होंगी। अब देखना ये है कि सरकार जो है वो इन अखबारात को किस तरह की मदद फराहम करती है। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। देवास की जमीन सूखी थी। कलेक्टर के दफ्तर में आने वाले गांव के तमाम लोग उनसे कुछ करने की इल्तिजा करते थे। उमराव ने बड़े किसानों को माशी तौर पर मुत्तहिद किया और न सिर्फ बड़े किसान बल्कि हर किसान खुशहाल हो गए। उमराव का मॉडल आज भी दुनिया में सबसे अच्छा माना जा रहा है। 2006 में उमाकांत उमराव देवास के जिला कलेक्टर के रूप में पहुंचे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ज्वाइन किया तो बहुत लोग कलेक्टर से मिलने आते हैं। किसी भी सेगमेंट से, सोसाइटी से मेरे पास जो आए थे मिलने, उनकी चर्चा का कोई विषय रहा होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट उठने के पहले एक बोलते थे कि सर पानी के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो ये रेगिस्तान बन जाएगा। फैक्ट ये है, केवल रूरल एरियाज को देखें तो मोर देन 90% वाटर केवल हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसको यदि आप इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में देखें तो ये है कि 90% वाटर रूरल एरियाज में हम प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिट के लिए करते हैं यूज़। तो हमारे नैरेटिव्स में ये आना चाहिए कि हम कैसे गांव की जो 66% 70% पॉपुलेशन है उसकी जो इकोनॉमिक नीड है जिसकी वजह से पानी यूज हो रहा है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर। इस मॉडल के तहत सभी बड़े किसान जो सिंचाई के लिए अधिकांश भूजल का उपयोग करते थे, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अपने भूमि पर बड़े लेकिन लागत प्रभावी खेत तालाबों को खोदने के लिए आश्वस्त थे। वो कम अवधि की होने वाली पानी की दिक्कतों से उन्हें निजात दिलाएगा और साल में 2 फसलों के लिए उनके जल संकट का समाधान होगा और उनकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। और पूरे क्षेत्र के लिए भूजल को बढ़ावा मिलने से सभी छोटे किसानों को लाभ होगा। अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरत की अशिया पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़ॉन के साथ, जो दिन में सिर्फ 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 13 नवंबर तक। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक